अस्सलाम वालेकुम। आज केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर 24 है, जिसमें आज हमने जो है ना लॉस्ट टॉपिक है हमारा। आज हमारा चैप्टर 6 खत्म हो जाएगा। उसमें इफेक्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स। कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज पे जो केमिकल बॉन्डिंग है उसका क्या इफेक्ट होता है प्रॉपर्टीज। आयनिक बॉन्ड जो है वो होगा तो मॉलिक्यूल्स की कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज कैसी होंगी। कोवलेंट कंपाउंड होगा तो प्रॉपर्टीज कैसी होंगी। तो हम यहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे और उनका इफेक्ट देखेंगे कि ये प्रॉपर्टी आयनिक कंपाउंड में कैसी है और कोवलेंट कंपाउंड में कैसी है। जैसे सबसे कौन कौन सी करेंगे हम देखेंगे सॉल्युबिलिटी। उसके बाद अलावा हम देखेंगे आइसोमरिज्म और उसके अलावा हम देखेंगे इसमें रिएक्शन काइनेटिक्स। ठीक है, तो ये इसको हम 1 बाय 1 देखेंगे, जिसमें पहले हम देखते हैं सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी क्या है कि मतलब कौन सा कंपाउंड किस में हल होता है, किस तरह हल होता है, तो उसके देखते हैं हम। सबसे पहली बात, सॉल्युबिलिटी का रूल, जो बेसिक रूल है वो हमें पता है। क्या है? लाइक डिसॉल्व लाइक। मतलब पोलर कंपाउंड जो है, पोलर कंपाउंड्स डिसॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट्स, एग्जांपल्स भी देखेंगे इनके, और नॉन पोलर कंपाउंड्स dissolve in non-polar solvents। और इसका मतलब है कि फिर पोलर do not dissolve in non-polar and vice versa। ठीक है जी। तो पोलर कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट्स में हल होते हैं, नॉन पोलर कंपाउंड नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में हल होते हैं, और पोलर नॉन पोलर, इसका मतलब यही हुआ ना कि पोलर नॉन पोलर में और नॉन पोलर पोलर में हल नहीं हो सकता। सॉल्युबिलिटी होती कैसी है और ऐसा ही क्यों है कि पोलर कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में ही क्यों हल होता है, वो नॉन पोलर में सॉल्युबल क्यों नहीं होता, इसकी रीजन देखते हैं हम। तो इसमें हम जो है देखें तो इसकी रीजन देखते हैं हम, जिसमें हम बोलेंगे, देखिए फॉर एग्जांपल NaCl है, ये पोलर कंपाउंड है, कोवलेंट कंपाउंड है, सॉरी आयनिक कंपाउंड है। ये वाटर में हल हो जाता है, क्यों? क्योंकि वाटर जो है वो पोलर है, ये भी पोलर है, इसमें भी पोल्स है, चार्जेस हैं, इसमें भी जो है पोलैरिटी होती है। तो क्या वजह है कि ये इसी में हल हो सकता है, ये नॉन पोलर में हल नहीं हो सकता। उसकी रीजन ये है कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं, अगर मैं कहूं जी ये सोडियम आयन है और ये क्लोराइड है, ये पहला स्टेप होता है ना सॉल्युबिलिटी का, वो ये है कि जब भी सोल्यूट को हम वाटर में ऐड करें या किसी भी सॉल्वेंट में ऐड करें, तो सोल्यूट के मॉलिक्यूल जो है ना वो उनको अलग होना चाहिए। ये सोडियम आयन अलग होगा, क्लोराइड आयन अलग होगा, तो वो पानी में हल होंगे ना, वरना इस तरह तो NaCl पानी में पड़ा है तो वो तो उसी तरह NaCl ही रहेगा। और हमें पता है कि सोडियम और क्लोराइड अलग होगा, तो हम बोलेंगे कि अब ये पानी में हल हो गए। किस तरह देखते हैं, इनको सेपरेट जो सल्यूट के मॉलिक्यूल को जो सेपरेट करता है वो सॉल्वेंट ही करता है। यहाँ पे हम सॉल्वेंट कह रहे हैं ना, वाटर में ही हल हो सकता है। क्यों? क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो इनके दरमियान, सोडियम और क्लोराइड के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको क्या करता है, इसको ब्रेक कर सकता है। किस तरह देखें, इसको इमेजिन करें कि इस नेगेटिव क्लोराइड आयन को इसके पॉजिटिव आयन जो पॉजिटिव हाइड्रोजन ये अट्रैक्ट कर रहा है उस तरफ से, और इस तरफ से वाटर के सोडियम को जो है
वाटर का जो उसका जो नेगेटिव पार्ट है, पार्शियल नेगेटिव पार्ट जो कि ऑक्सीजन है, वो इसको अट्रैक्ट कर रहा है। अगर तो ये दोनों इसको खींच इतनी इनमें पावर है कि वाटर के मॉलिक्यूल इनको इतनी फोर्स लगाएं जो इन दोनों के दरमियान है, इन दोनों के दरमियान जो फोर्स है उससे ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये अलग हो सकते हैं, सोडियम आयन अलग हो जाए और क्लोराइड आयन अलग हो जाए। ये कब हो सकता है? जब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये क्या हो जाए, ये ग्रेटर हो, ग्रेटर देन दिस फोर्स। ठीक है, तो अब हम कहते हैं कि पानी में हल हो जाता है, इसका मतलब है वाटर में इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ब्रेक करने की उसमें पावर होती है, इसलिए ये इसको ब्रेक कर देता है। अब सोडियम अलग हो गया, क्लोराइड अलग हो गया, तो सोडियम पॉजिटिव है, इसको वाटर के नेगेटिव पार्ट्स इस तरह घेर लेंगे इसको, ठीक है जी। जबकि ये नेगेटिव है तो इसको वाटर के पॉजिटिव पार्ट जो है, पॉजिटिव पोल, वो अटैक करेगा इसको, ठीक है। इस तरह पोलैरिटी आ जाएगी, इसको दो चार इस तरह घेर लेंगे, हम कहते हैं इस तरह ये सॉल्युबल हो गया। अब ये नॉन पोलर में सॉल्युबल क्यों नहीं होता? NaCl वाटर में हल हो गया, इसको आप बेंजीन में डालें या CCl4 में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में डालें, वो नहीं हल होगा। क्यों? क्योंकि बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड में ये इतनी फोर्स वो नहीं लगा सकते, उनके पास फोर्स ही नहीं है कि वो लगा के सोडियम और क्लोराइड को अलग कर सके और उनको फिर अट्रैक्शन कर सके। इसी तरह जो है वो पोलर चीजें नॉन पोलर में नहीं हल होती, और नॉन पोलर जो है वो पोलर सॉल्वेंट में हल नहीं होती, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन नहीं करेंगे, सल्यूट के पार्टिकल को अलग नहीं कर सकते। 3 स्टेप्स आप कह लेके हल होने के लिए जरूरी है। पहला स्टेप, जो सल्यूट के पार्टिकल्स है वो अलग हो, ठीक है जी, सल्यूट के जो पार्टिकल है वो अलग हो, जैसे इधर किया हमने। दूसरा स्टेप ये है कि वाटर के मॉलिक्यूल दूर दूर जाएं और स्पेसेस क्रिएट करें ताकि सोडियम और क्लोराइड उनके दरमियान आए। और थर्ड पे आप समझ लें, तीसरा स्टेप वो ये है कि थर्ड स्टेप में वाटर का मॉलिक्यूल जो ये आयन अलग हुए हैं इनको घेर के इनसे अट्रैक्शन शो कर, तीसरे स्टेप में अट्रैक्शन आ जाएगी। तो इस तरह हम बोलते हैं कि ये पोलर जो है ये उसमें पोलर में आ जाती है। तो ये क्या बता रहा है हमें कि जो है सॉल्युबिलिटी, मतलब कि अगर आयनिक बॉन्ड है, आयनिक कंपाउंड है तो वो हल हो जाएगा, अगर कोवलेंट है जो कि नॉन पोलर होते हैं तो वो इसमें हल नहीं होंगे। हाँ, कोवलेंट कंपाउंड्स में भी जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं वो हल हो जाएंगे, ठीक है। जो कोवलेंट बॉन्ड है ना अगर किसी कंपाउंड में, तो लेकिन वो पोलर है तो वो भी पानी में हल हो जाएगा। तो बेसिक चीज ये है कि उसमें पोलैरिटी होनी चाहिए और इतनी फोर्स होनी चाहिए कि ये उसको सेपरेट करे। सॉल्युबिलिटी के बाद जो फैक्टर हमारे पास है सेकंड, वो है आइसोमरिज्म का। तो आइसोमरिज्म को अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि ये ऐसा फिनोमिना है जिसमें एक कंपाउंड मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, उसके स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो। देखते हैं ये क्या होता है, मैं एक एग्जांपल भी दूंगा इसकी। तो पहले जो आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड जो है, आयनिक कंपाउंड्स जो है वो आइसोमरिज्म शो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम बोलते हैं कि ये नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड है, ये नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड है, मतलब इसकी कोई खास डायरेक्शन नहीं है। जैसे NaCl में हम कहते हैं कि सोडियम आयन को वो उसके इर्द गिर्द जितने भी क्लोराइड आयन होंगे वो सबको अट्रैक्ट करेगा। ये सोडियम इसको भी अट्रैक्ट करेगा, इसको भी, इधर भी और इधर भी अट्रैक्ट करेगा, कोई खास डायरेक्शन नहीं है इसकी, ये नॉन डायरेक्शनल है। जो भी इसको सोडियम आयन को क्लोराइड जिधर भी मिलेगा उसको अट्रैक्ट करेगा, इसलिए आइसोमरिज्म शो नहीं कर सकता, ठीक है जी। आइसोमरिज्म जो है ये मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी, मॉलिक्यूल आइसोमरिज्म शो कर सकते हैं। मैं बताता हूं क्या होती है आइसोमरिज्म, क्या होती है। ये नहीं कर सकते आइसोमरिज्म शो, जबकि जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं वो ये शो कर सकते हैं। कोवलेंट कंपाउंड्स जैसे मैं कहता हूं, सॉरी, ये कोवलेंट कंपाउंड्स ये प्रॉपर्टी शो करते हैं क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड्स में मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं इसकी। कोवलेंट कंपाउंड्स में फॉर एग्जांपल C2H6O, ये एक कोवलेंट कंपाउंड है। अगर इसको देखा जाए तो दो मॉलिक्यूल इससे बनेंगे OCH3
और दूसरा मॉलिक्यूल जो बनेगा CH3CH2OH। ये दो मॉलिक्यूल्स जो है, अगर आप देखें, ये है डाई मिथाइल ईथर, 2 मिथाइल है और इनका जो फंक्शनल ग्रुप है वो ईथर है, ठीक है। तो डाई मिथाइल ईथर ये ईथर कंपाउंड है, जबकि ये क्या है, ये अल्कोहल है, OH है। तो एक ईथर है और एक अल्कोहल है, जबकि इन दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। आप कार्बन काउंट कर लें, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन काउंट करें, 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। इसमें देखें 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, C2H6। तो इस फिनोमिना को जब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, तो इसको हम बोलते हैं, ये क्या है, ये आइसोमरिज्म कहलाती है। तो कोवलेंट कंपाउंड आइसोमरिज्म शो कर सकते हैं और जो आयनिक कंपाउंड है वो आइसोमरिज्म शो नहीं कर सकते, क्योंकि ये नॉन डायरेक्शनल होती हैं, ये डायरेक्शनल होती हैं। एग्जिस्ट पता होता है जी, हम इस एटम ने इस एटम के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, ये एक मॉलिक्यूल है, फिक्स पता है हमें, जबकि उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें हर आयन दूसरे किसी भी आयन को अट्रैक्ट कर सकता है जो उसके करीब होगा। इसके बाद आते हैं जी रिएक्शन काइनेटिक्स। रिएक्शन काइनेटिक्स मतलब रिएक्शन जो है उसकी स्पीड, रफ्तार उसकी। अब हमने देखने हैं जी रिएक्शन काइनेटिक्स। तो रिएक्शन काइनेटिक्स में हम देखते हैं कि जो स्पीड ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन जो है, दो कंपाउंड्स को हम डिस्कस करें, कोवलेंट कंपाउंड्स को और आयनिक कंपाउंड्स को। अगर आयनिक कंपाउंड्स की बात करें तो आयनिक कंपाउंड्स के जो रिएक्शंस है वो बहुत फास्ट होते हैं, फास्ट रिएक्शंस देते हैं। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि आयनिक कंपाउंड्स में आयंस जो है वो हिस्सा लेते हैं केमिकल बॉन्ड बनाने में, आयंस हिस्सा लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखें, मैं कहता हूं कि मैंने रिएक्शन करवाना है AgNO3 प्लस इसका रिएक्शन आप करवा लें NaCl के साथ, ठीक है। अगर ये रिएक्शन करवाते हैं तो ये वाटर मीडियम में होगा, तो वाटर का मीडियम जब वो इसको देंगे तो सिल्वर नाइट्रेट पहले ही आयोनाइज हो जाएंगे, NaCl का मॉलिक्यूल जो है वो पहले ही आयोनाइज हो जाएगा, सोडियम अलग हो जाएगा, क्लोराइड अलग हो जाएगा। तो एक स्टेप जो है ना वो तो ऑटोमेटिक हो जाएगा कि आयन जो पहले वाले बॉन्ड है, क्योंकि हमें पता है केमिकल रिएक्शन में यही काम होता है, पुराने बॉन्ड टूटे नए बॉन्ड बन जाए। यहाँ पे क्या है, आयनिक कंपाउंड में जो पुराने बॉन्ड्स हैं वो पहले ही ब्रेक हो जाएंगे और न्यू बॉन्ड बनना जो है इनके लिए बहुत आसान है। सिल्वर आयन, नाइट्रेट आयन, यहां से सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। अब बस क्या होना है, आयन एक्सचेंज हो जाएगी ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो क्या बन जाएगा, फौरन ये रिएक्शन हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा और साथ NaNO3, ठीक है। तो ये हम बोलते हैं कि ये इसलिए आयनिक रिएक्शन बहुत फास्ट होते हैं क्योंकि इनमें एक स्टेप ऑटोमेटिक हो जाता है। जबकि जो कोवलेंट कंपाउंड्स के जो रिएक्शंस हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स, तो कोवलेंट कंपाउंड्स के रिएक्शन जो हैं ये स्लो होते हैं, बहुत स्लो होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जो है पहले बॉन्ड ब्रेक करना पड़ता है और उसके बाद फिर नए बॉन्ड बनाने पड़ते हैं, जिसमें हम बोलते हैं कि इसको एनर्जी चाहिए होगी, एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लास्ट लेक्चर। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो वो मेरे से पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।